और देश की बात में बात अब दलित राजनीति की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दोबारा से नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी अपनी पार्टी का बना दिया। इसका दलित राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, एक सवाल है। इन लोकसभा चुनावों में मायावती को एक सीट भी नहीं मिलने से उनकी पार्टी के लिए चिंता की बात है। दलित समुदाय देश की आबादी में 17% से ज्यादा है और किसी भी चुनाव के नतीजों में इनके वोट की अहम भूमिका हार जीत में बड़ी रहती है। देश में अनुसूचित जाति के लिए 84 तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, तो इन 131 सीटों के लिए सभी दल जोर लगाते हैं। इस बार यूपी के नगीना से दलित आवाज उठाने वाले चंद्रशेखर आजाद की लोकसभा जीत ने दलित राजनीति को इस प्रदेश में नए आयाम जोड़ दिए हैं। पिछले 10 सालों में यूपी में दलित समुदाय ने बीजेपी का खुलकर साथ दिया, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में ही भाजपा को 8% वोटों का नुकसान हुआ और ये सबसे ज्यादा पिछड़े समुदाय और दलितों से हुआ। दूसरी तरफ विपक्ष में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इस तबके का अच्छा साथ मिला। इस बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 84 में से भाजपा को मात्र 27 पर जीत मिली, जबकि पिछले साल 46 जीती थी। वहीं कांग्रेस पिछली बार मात्र 6 जीती थी और इस बार 20 सीटों पर विजय मिली है। तो समझेंगे दलित राजनीति की परतों को, लेकिन पहले मायावती का वो फैसला जिसने हैरान किया, क्योंकि 1.5 महीने पहले ही भतीजे आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए पार्टी पद से मायावती ने हटा दिया था। ये रिपोर्ट। आकाश आनंद मायावती के भतीजे। 10 दिसंबर 2023 को मायावती ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन 6 महीने बाद 7 मई को हटा दिया गया। अब एक बार फिर आकाश आनंद मायावती की गद्दी के हकदार बन गए। सवाल ये कि लोकसभा चुनाव में जो आकाश आनंद कड़े तेवरों के साथ सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, उन्हें मायावती ने ऐन चुनाव ये कहकर अपने पद से हटा दिया कि वो अभी राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं। ऐसे में महज 1.5 महीने के दरमियान क्या आकाश आनंद इतने परिपक्व हो गए कि मायावती ने दोबारा उनकी ताजपोशी कर दी, या फिर मामला कुछ और है? सवाल ये भी कि क्या आकाश आनंद पहले की तरह कड़े तेवरों वाली राजनीति कर पाएंगे, या 1.5 महीने के भीतर मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी की राजनीति के तौर तरीके सिखा दिए हैं। पूरे देश में वो जाएंगे और देश में जो भी पदाधिकारी हैं उनके रिपोर्ट को माननीय बहन जी को प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे माननीय बहन जी। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से हटाने और फिर दोबारा उत्तराधिकारी बनाने के मायावती के फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। आकाश आनंद अगर परिपक्व नहीं थे तो उन्हें उत्तराधिकारी क्यों बनाया गया? अगर वो परिपक्व नहीं थे तो उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया जा सकता था, लेकिन उत्तराधिकारी पद से क्यों हटाया गया? उत्तराधिकारी पद से हटाने के बाद क्या सिर्फ 1.5 महीने में वो परिपक्व हो गए? क्या मायावती पर आकाश को हटाने के लिए कोई दबाव था? क्या आकाश आनंद अब खुलकर अपने तरीके से राजनीति कर पाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद के चुनाव जीतने की वजह से मायावती आकाश को फिर आगे लाने को मजबूर हुई? क्या मायावती आकाश को वापस लाकर खुद पर लग रहे बीजेपी की सहयोगी होने के आरोप को हटाना चाहती है? क्या मायावती आकाश आनंद को पार्टी में बड़े फैसले लेने का अधिकार देंगी? इसमें प्रत्याशी चयन का फैसला भी शामिल है। सूत्र बता रहे हैं कि बीएसपी के कुछ हारे हुए प्रत्याशियों ने मायावती से कहा कि अगर चुनाव के बीच में आकाश आनंद को नहीं हटाया जाता तो उतने वोट छिटक कर इंडिया अलायंस को नहीं मिलते जितने बीएसपी से छिटक गए। मायावती को इस बात का भी डर है कि आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के चुनाव जीतने के बाद अगर आज़ाद समाज पार्टी का विस्तार होता है तो इसका सीधा सीधा नुकसान बीएसपी को उठाना पड़ सकता है। अब बहन जी के बारे में क्या कहा जाए, कब फैसला कब लें, कब पलट जाएं, तो उनके बारे में कुछ कहना हमारे जैसे कार्यकर्ता के लिए या एक समाजवादी पार्टी के एमपी के रूप में कहना हम मुनासिब नहीं समझते। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद बीजेपी पर जमकर हमले कर रहे थे। उनके बयानों को लेकर मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की समाप्ति तक आकाश को पद से हटाकर चुनाव से दूर कर दिया गया। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम के बाद एक पार्टी थी, पूरे देश में सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया, जो अपने कार्यकर्ता के तन मन और धन की मेहनत से यहां पे मूवमेंट चला रही है। आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है?
हमारी माए बैठी हैं, माँ सुन लो, तुम्हारी बहुजन समाज पार्टी, तुम्हारी बहन जी तुम्हारे पैसों से ये मूवमेंट चला रही है। चंद्रशेखर रावण काफी तल्ख तेवर में थे, दलितों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और वह खुद एक बड़े जन समुदाय का समर्थन पा रहे थे। मायावती ने देखा कि अगर आकाश आनंद सिर्फ दलितों की बात करते हुए चंद्रशेखर रावण से मुखातिब होंगे तो उनकी पराजय होगी, तो उन्होंने अपने इस फैसले से दो तरह के अपने स्वार्थ सिद्ध किए। एक, आकाश आनंद को चंद्रशेखर रावण से बचाया, दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनी रही। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बीएसपी ने फैसला किया है कि इस बार वो उपचुनाव में भी लड़ेगी। ऐसे में अगर आकाश आनंद उसी तेवर में नजर आते हैं जैसा तेवर उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिखाया था, तब तो माना जाएगा कि मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में छूट दी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में आकाश आनंद की राह आसान नहीं होने वाली। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो दलित राजनीति का कर्णधार कौन? प्रोफेसर बद्री नारायण हमारे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए सर। तो जिस तरह से मायावती ने फैसला लिया, अपने भतीजे को फिर वापस ले आई हैं, लोकसभा चुनावों के बाद बहुत कुछ बदला है, खासतौर से दलित राजनीति में। उत्तर प्रदेश हमारे सामने बड़ा उदाहरण है। आपका क्या एनालिसिस? निधि, एकदम सही आपने कहा, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला है और दलित राजनीति में जो वोटों का विखंडन शुरू हुआ है वो और तेजी से बढ़ रहा है और मायावती को इसकी बड़ी चिंता है और होनी भी चाहिए, और नहीं तो उनका पूरा आधार मटिया मेट हो जाएगा। 9% तक आ गई है वो। और पिछले चुनाव में जिस तरह से और दूसरी जो चुनौती बढ़ी है कि जो दलित वोट है वो 3 भागों में बंटने लगे हैं। जो पहले उसका छोटा छोटा अंश जाता था, अब बड़ा बड़ा अंश जाने लगा है। दूसरा है कि चंद्रशेखर आजाद का इमरजेंस शुरू हो गया है, उससे भी मायावती की राजनीति पर खतरा है, क्योंकि जो जाटो वोट बेस वोट है जो बीएसपी का, उसी में फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाएगा इनके मजबूत होने से। और उनकी शक्ति अगर थोड़ी भी अगर आगे बढ़ेगी तो मायावती को एक युवा चेहरा चाहिए, जो युवा चेहरा उस प्रभाव को रिड्यूस कर सके और काट सके। आकाश आनंद ने पिछले दिनों जो अपनी छवि दिखाई थी, उससे लग रहा था, और दलित समूह में उनकी बड़ी मांग बढ़ रही थी और वो एक एग्रेसिव आवाज बनकर उभर रहे थे। हालांकि उस एग्रेसिव आवाज की अपनी समस्या थी, मायावती उस समस्या को समझती है और एक मैच्योरिटी की मांग वो आकाश आनंद से कर रही थी। मुझे लगता है कि इस बार आकाश आनंद इस तरह के, तो इसलिए आकाश आनंद को लाने की जरूरत पड़ी और आकाश आनंद को लेकर के वो आई हैं। मुझे लगता है मायावती अपनी राजनीति को रीइन्वेंट करेंगी, तभी आगे के समय में रीइन्वेंट 2 लेवल पे, एक तो अपने डिक्शन ऑफ पॉलिटिक्स के लेवल पे, दूसरा लीडरशिप के लेवल पे। लीडरशिप के लेवल पे उन्होंने आकाश आनंद को ला करके घोषित कर दिया है कि हम अपने को रीइन्वेंट करने जा रहे हैं। तो ये 2 बात मुझे लग रही है। के लिए जा रहे प्रोफेसर बद्री नारायण, लेकिन आकाश आनंद वही आकाश आनंद होंगे, युवा हैं। आप क्या उन पर भी दबाव रहेगा किसी तरह से आचरण या बातें करना? क्योंकि दूसरी तरफ हम देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद जैसे तेज तरार और साफ गोई से अपनी बात रखने वाले, दलित समाज की बात करने वाले नेता हैं। हाँ निधि, देखिए, मुझे लगता है कि आकाश आनंद को अभी सेकेंड फेज में अपने को एक मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में शो करना होगा। तो एक तरफ उनको एग्रेसिव लैंग्वेज दलितों को मोबिलाइज करने के लिए, और दूसरी तरफ दूसरों में उससे रिएक्शन न पैदा हो जाए, इसकी भी चिंता करनी होगी। तो एक बैलेंस बट एग्रेसिव पोस्चरिंग के साथ। और दूसरी, क्योंकि आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद ने भी शुरू में बहुत एग्रेसिव टोन से पॉलिटिक्स में आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने टोन को कूल डाउन किया। तो आपको जो हमारी मायावती जी की जो स्ट्रेटेजी रही है पिछले दिनों से, वो यही रही है कि सर्व समाज को लेके चलना है, तो किसी को हर्ट नहीं करना है और हर्ट नहीं करना है और मैच्योर्ड आधारों पे मोबिलाइज करना है। लेकिन इस बीच में जो उनकी पकड़ ढीली होने लगी, उससे एक एग्रेसिव लैंग्वेज की जरूरत दलितों को में है, दलित राजनीति को गोलबंद करने के लिए, खास करके युवा दलितों को गोलबंद करने के लिए। आकाश आनंद उस कमी को पूरा कर रहे हैं और एक नई डिक्शन लेकर के वो बीएसपी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। बस उस डिक्शन में थोड़ी नम्रता, विनम्रता और एक मैच्योरिटी की जरूरत है। क्या जो दलित वोटर है
प्रोफेसर साहब वो मायावती के हाथ से निकल गया है, क्योंकि अब आकाश आनंद को फिर से प्रयास करना पड़ेगा लाने के लिए, क्योंकि एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ गया है, चंद्रशेखर आजाद खड़े हो गए हैं। तो क्या ये काफी देर से कदम लिया हुआ है या कैसे देख रहे हैं आप? देखिए निधि, अगर आप वैसे व्याख्या करें तो 9% वोट अभी मायावती के पास है 21% दलितों का, तो एक बड़ा परसेंट अभी भी है, आधा के आसपास 50% दलित वोट अभी उनके पास है। दूसरी जो 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 बात है वो ये है कि ये जो फ्रेगमेंटेशन हुआ है वो एक जगह नहीं हुआ है, कई जगह हुआ है। बीजेपी में भी गए हैं, कांग्रेस में भी गए हैं, समाजवादी पार्टी में भी गए हैं। तो वो जो अलग अलग गए हैं उनको उन्हें फिर से ले आना होगा और ये उनके सामने चुनौती है। लेकिन ये कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है, वो इतना बड़ा वो नहीं है चैलेंज जिसको ना कर पाए। लेकिन हाँ, डिले है, उस प्रोसेस में डिले है और उनको अपने को बहुत एक तरह से नई शक्ति के साथ राजनीति में आना होगा, नई कलेवर, नई भाषा और नए नेतृत्व को शक्तिवान करते हुए आना होगा, क्योंकि मल्टीपल चैलेंजेस हैं आज के बहुजन दलित पॉलिटिक्स के सामने, खास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए।